विद्यापति की पदावली की विशेषताएं। विद्यापति के पदों को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला संगारिक के अंतर्गत संयोग और विप्रलंब यानी वियोग। दूसरा भक्ति रसात्मक, जिसके अंतर्गत स्तुतियाँ और अलौकिक भाव निहित पद आते हैं। तीसरा विविध, जिसके अंतर्गत कूटपद और शिवलिंग का सिंहासनारोहण। एक प्रगीत काव्य। मुक्तक काव्य और गीत काव्य की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश में यह मिलती है। इसमें अनेक प्रख्यात रचनाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध रचना जयदेव का गीत गोविंद है। इसमें विभिन्न राग रागनियों में बद्ध संस्कृत की कोमलकांत पदावली में राधा कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत श्रृंगार परक पद लिखे गए हैं। यद्यपि जयदेव का आग्रह है कि हर स्मरण करना हो तो गीत गोविंद गाओ अथवा काव्य संगीत आदि कलाओं के विलास में रुचि हो तो इसे गाओ, फिर भी अधिकतर उनकी ये छोटी सी रचना सहृदय काव्य रसिकों के आदर वस्तु रही है। विद्यापति उसकी आगे की कड़ी है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदि समर्थ सभी भाषाओं को छोड़ देसी भाषा मैथिली में पद रचना करने का साहसिक कार्य किया। देसी भाषाओं के उदय काल में विद्यापति जैसे कुशल कवि ने उसकी सामर्थ्य, माधुर्य, सौहार्द को निखार कर रसिकों के सामने धर दिया। इसी से आगे के कवियों जैसे सूरदास, तुलसीदास को भाषा में रचना करने की प्रेरणा और साहस मिला। विद्यापति ने साफ शब्दों में देसी भाषाओं के माधुर्य की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा, देसिल बयान सब जन मिठा, तय तय सन जप्यो औहट्टा। दोष देखने वाले विपक्षियों को तो उन्होंने खूब खुला आह्वान किया। वह कहते हैं कि बालचंद और मेरी भाषा को कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वह शिव के मस्तक पर चमकता है और मेरी भाषा नागर रसिक काव्य कला के पारखियों का मन हरण करेगी। उन्होंने लिखा है, बालचंद बिज्जा वही भाषा, दोह नहीं लागई दुज्जन हासा। ओ परमेश्वर हर सिर सोही, यह निश्चय नार मनमोही। दूसरी हेडिंग है प्रकृति वर्णन। मानवीय चेतना अपनी चारों ओर की प्रकृति के प्रति आरंभ से ही संवेदनशील रही है। प्रकृति का सौंदर्य और भयानक रूप दोनों मनुष्यों के मन में अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। प्राकृतिक शोभा को देखकर वह खुश होता है। प्रकृति में पावस हेमंत का रूप देखकर वह भीत चकित भी होता है। प्रकृति की सुंदरता का स्वच्छंद वर्णन करने में कवि के हृदय उल्लसित होता है। प्रकृति का यह रूप आलम्बन होता है। प्रकृति को देखकर सुख या दुख का अनुभव करना उसका उद्दीपन रूप है। विद्यापति का प्रकृति वर्णन अधिकतर उद्दीपन रूप में हुआ है, परंतु कवि प्रतिभा प्रकृति के रूप को देखकर मुग्ध होकर भी वर्णन करती है। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि विद्यापति की पदावली में प्रकृति 3 रूपों में दिखाई पड़ती है। 1 शुद्ध या नैसर्गिक रूप में, 2 आलम्बन रूप में, 3 उद्दीपन रूप में। इनमें से तीसरे रूप में प्रकृति का वर्णन बहुत हुआ है। संयोग श्रृंगार में प्रकृति का क्षण ऋतु रूप में वर्णन हुआ है, तो वियोग श्रृंगार के संदर्भ में 12 मासा शैली में विद्यापति का प्रकृति प्रेम साफ दिखाई देता है, क्योंकि साहित्यिक परंपराओं के पालन में भी नया कौशल दिखाया। उदाहरण के लिए उद्दीपन विभाव के रूप में पावस ऋतु का वर्णन देखें। सखी है हम रे दुखक नहीं और, ई भर बादर माह भादर, सून मंदिर मोर, झप घन गर्जंति संतत, भुवन भर बरसंतिया, केतु पाहुन काम दारुन, सघन खरसन हंतिया, कुलिस कत सत पात मुदित, मयूर नाचत मातिया, दादुर डाक डाहक,
काट जाए ना छातिया, तिमिर दिग भर घोर जामिन, आखिर पिचुरिक पातिया, विद्यापत कह कैसे गमाओ हर बिना दिन रातियाँ। इसमें पावस का सांगोपांग रूप आया है। बादलों का घिरना, घुमड़ना, गरजना, मूसलाधार बरसना, बिजली चमकना, मेढक बोलना, सघन का छा जाना आदि विरह की अवस्थाओं को असहनीय बताते हैं। तीसरे रिंग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार में नायिका नायक का रूप वर्णन अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। विद्यापति वया संधि के वर्णन में अत्यंत पारंगत है। नायिका के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का आनंद इस पद में स्पष्ट है। उन्होंने लिखा, खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धुल तन भरई, खने खने दसन दशा छूट हास, खने खने अधर सामे बहुपास, चौक चलाए खने खन चल मंद, मन मत पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरि थोर, खने आचर दे खने होय भोर। सद्या स्नाता का वर्णन इन शब्दों में देखिए। कामन करे सनाने, हेरि तहि हृदय हने पंच बाने, चिकुर जरे जलधारा, जन मुख शशि डर रोए अंधारा इत्यादि। चौथा, प्रेम का स्वरूप। उन्होंने लिखा है, सखी की पूछ से अनुभव मोह, से होय पीड़ित अनुराग बखानिए, तिल तिल नूतन होय, जन्म अवधि हम रूप निहारत, नयन न तिरपति भेल, से हो मधु बोल श्रवणे, सुनल श्रुतिपथ परस न भेल। वया संधि है। सहसो और यौवन दोनों जो मिल गए हैं, देखिएगा। सहसो यौवन दुह मिल गेल, श्रवणक पथ दुह लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनी चांद करे परगास का वर्णन उन्हें रुचकर लगता है। इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि विद्यापति की राधा में प्रेम की अपेक्षा विलास अधिक है, उसमें गंभीरता का अटल स्थैर्य नहीं है। हेडिंग देखिए, विरह वर्णन। विद्यापति के विरह वर्णन में अपेक्षा के अधिक सूक्ष्मता और मानसिक अवस्था के चित्र मिलते हैं। यहाँ भी अनेक पद काम पीड़ा के बाह्य वर्णन में लगाए गए हैं। विरह के बाद मिलन की संभावना से आनंद और उल्लास काफ़ी बढ़ जाता है। विद्यापति लिखते हैं कि कहाँ रे सखी आनंद मोर, चिर दिन या माधव मंदिर मोर, दारुण बसंत जता दुख देल, हरिमुख हेरत शुभ सुख पेल। लेकिन विरह की अवस्था में तन्मयता भी इस पद में मिलती है। विद्यापति लिखते हैं, अनुखन माधव रटियत, राधा भेल मधई। और यह एक अद्भुत तल्लीनता पैदा करती है। राधा और कृष्ण एक दूसरे में मग्न हैं और विरह वेदना बढ़ जाती है। तब विद्यापति लिखते हैं, राधा सई जब पुनते ही माधव सई, तब जब राधा दारुण प्रेम तबहि नहीं टूटत, बाढ़त विरहक बाधा। एक और सुंदर वर्णन निम्न पंक्तियाँ देखिए। माधव अप सब तोहर स्नेह, अपने बिरहे अपन तनु, जर्जर जीव एते भेल संदेह, भोरे सहचर कातर डीठ हे छल छल लोचन पान, अनुखन राधा रटयत आधा बानी। अंत में यह कहा जा सकता है कि विद्यापति प्रेम, सौंदर्य, संयोग और वियोग के वर्णन में बड़े कुशल कवि हैं। उनका जीवन दरबारी था। आश्रयदाता के मनोरंजन, विलास आदि के संवर्धन के लिए उन्होंने बहुत से पद लिखे। विलासी मानसिकता के कारण बाह्य जगत का स्थूल वर्णन स्वाभाविक है, पर हार्दिकता तो प्रेम का लक्षण है, वो भी बराबर झांकता है। इसलिए परवर्ती श्रृंगार काव्य पर विद्यापति का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। भक्ति काल में सूक्ष्मता है तो रीत काल में स्थूलता अधिक दिखाई पड़ती है।
समाप्त।